ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के लिए एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन आता है। अब देखो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा हाँ रीएब्जॉर्प्शन, इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। तीसरा ट्यूबुलार सिक्रीशन, या सिक्रीशन भी बोलते हैं सिंपली। ठीक है, एक एक करके अपन देखेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब देखो एक फिल्ट्रेशन होता है और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि भाई जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जो हमेशा मैं देता हूँ कि चाय आप जब बनाते हो तो चाय में आप सबसे ज़्यादा क्या डालते हो? चाय पत्ती। क्या रहता है सबसे ज़्यादा? पानी रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी ही रहता है। फिर उसके बाद चाय पत्ती डालोगे, अदरक डालोगे, काली मिर्च डालोगे, इलायची डालोगे, लौंग डालोगे, काढ़ा वाढ़ा बना दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अब आप उसको छानोगे, तो छन्नी में छानोगे, छन्नी में छानोगे, तो वो क्या हो रहा है, छानने को ही क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे लेयर्स के थ्रू छानना, और बहुत ही माइक्रो फिल्ट्रेशन है एक प्रकार से। ठीक है, तो इमेजिन करो कि जो चाय आपने जो ब्लैक टी बना रहे हो ना, दूध वाला नहीं, ब्लैक टी जो बना रहे हो आप, जो आया, तो अब इसका कलर कैसे होगा? ब्लैक टी है तो वैसी टाइप का रहेगा ना, डार्क। ठीक है, क्या सर आप भी, तो अब ये हो गया। अब तो ये जो चाय, अब इसको क्या करो, 10 लेयर का एक कपड़ा लो, उस 10 लेयर के कपड़े में डाल दो। जो छना हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, जो छना हुआ है उसको 10 लेयर के कपड़े, समझ रहे हो, कॉटन का जो कपड़ा होता है 10 लेयर में ऐसे डाल दो। उसके बाद क्या तुरंत आ जाएगा क्या नीचे? नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो अब जो आपके पास 10 लेयर के जो कपड़े से आपने जो चाय को डाला है, नॉर्मल छन्नी से छानने के बाद जो चाय को डाला है, तो 10 लेयर से छन्ने के बाद अब जो चाय आपके हाथ में आएगा उसका कलर पहले वाले के मुकाबले कैसा होगा? लाइट होगा। और जो जो उसमें जो चाय था उसमें कुछ दाना दाना चाय पत्ती का, अदरक वदरक का कुछ ऐसा रहता है, ऐसा लगता है डस्ट पार्टिकल टाइप का। आप लोग देखे हो कभी चाय पीते समय? नहीं देखे हो तो घर जाके देखना, डस्ट पार्टिकल जैसा रहता है, रहता है। उसके बाद जब आप छान लोगे 10 कपड़े के लेयर से, तो आपके पास जो अब जो आएगा फ्लूइड, उसका कलर एकदम लाइट होगा। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो थोड़े स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो भी रुक गए कपड़े में छना। ठीक है, अब जो आपके पास आया है वो लाइट कलर का फ्लूइड होगा, चाय होगा। ठीक है, लाइट कलर का चाय होगा। तो अब ये जो लाइट कलर का चाय है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? हम लोगों ने क्या क्या डाला था पहले मैं बता देता हूँ। पानी डाला था पहले, उसके बाद चाय पत्ती डाला था, ठीक है, उसके बाद अदरक डाला था, फिर शक्कर डाला था। हाँ, तो अब इतनी सारी चीजें डाले, तो अब ये जो फिल्ट्रेशन आया है इसमें क्या क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे पहले सबसे ज्यादा पानी होगा। देन उसके बाद शुगर होगा कि रुक जाएगा ऊपर? होगा, वो डिजोल्व फॉर्म है। नमक होगा। देन उसके बाद अदरक, लेकिन उसका स्वाद रहेगा, मतलब अदरक का केमिकल होगा जो डिजोल्व है वाटर में। देन उसके बाद जो इलायची है वो रहेगा? नहीं, उसका टेस्ट, मतलब उसका केमिकल जो वाटर में डिसॉल्व है वो रहेगा। लौंग का केमिकल जो ऑयल वगैरह रहता है लौंग का, वो आ जाएगा डिसॉल्व होकर के। ठीक है, और क्या डाले थे? नींबू। चाय पत्ती, चाय पत्ती का भी केमिकल आएगा, हल्का सा लाइट कलर रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, नींबू, नींबू का जो रस है उसका भी जो केमिकल है एसिड, जो वाटर डिसॉल्वेबल होता है,
मालूम है ना आपको, विटामिन सी ये सब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एकदम लाइट कलर फ्लूइड। तो ये जो फिल्ट्रेशन हुआ इसी को अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ आ रहा है? तो किडनी करता क्या है, किडनी करता क्या है, किसको फिल्टर कर रहा है, ब्लड। चाय को थोड़ी ना करेगा भाई, चाय ब्लड को फिल्टर करेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये वोमेन्स कैप्सूल, अभी हम सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये कौन सा है भैया ब्लड वेसल है, इफरेंट या अफरेंट, ए आएगा उसके बाद इधर ई आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसका ल्यूमन नैरो होगा, ई का। तो ये अफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है भैया, ब्लड आ रहा है। तो ब्लड का कौन कौन सा पार्ट यहां नीचे नहीं आएगा, तो ब्लड में वही सबसे बड़ा बड़ा पार्टिकल, जैसे चाय में बड़ा बड़ा पार्टिकल रुक गया, तो क्या क्या है भैया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं। तो जितने भी लार्ज प्रोटीन्स हैं वो रुक जाएंगे, जितने ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो रुक जाएंगे। तो मेजर मेजर पार्ट रुक गया, चाय पत्ती, अदरक, धनिया टाइप का सब। तो भैया प्लाज्मा का फिर क्या आएगा, प्रोटीन को छोड़ के वाटर। तो यहां पर क्या आएगा, वाटर। सबसे ज्यादा क्या आएगा फिल्ट्रेशन के बाद, वाटर आएगा। और क्या रहेगा साथ में, जो भी डिसॉल्व सब्सटेंस है, अब हमको वही ध्यान रखना है। आयंस होगा, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयंस। ठीक है, और क्या होंगे बोलो, और क्या होगा, अरे बाबा ब्लड में और क्या है, ब्लड जो जो कैरी कर रहा था वो सब होगा ब्लड में। और क्या क्या होगा डिसॉल्व फॉर्म में, गैसेस, और अभी तो हम लोग चाय बनाए थे तो चाय में नमक शक्कर सब डाले थे, डाले थे। तो भैया इसमें शक्कर नहीं होता, ग्लूकोज होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है। तो डिसॉल्व जो है वो सब पानी के साथ डिसॉल्व होकर के आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो फिर जो आप चाय के साथ देखो वही ब्लड के साथ देखो, तो ब्लड में जो जो चीजें डिसॉल्व है या वाटर में डिसॉल्व हो सकता है वो सारी चीजें फिल्टर होकर नीचे आएगा। तो और क्या रहेगा, शुगर आएगा। कई लोगों के दिमाग में, सर हम तो पढ़े ही नहीं कभी कि यूरिन में शुगर होता है जब तक डायबिटीज ना हो। कई लोग ऐसा पढ़ा रहते हैं, है ना, अधूरा ज्ञान पढ़े रहते हैं ना। सर शुगर कैसे होगा, ये डायबिटीज वाला थोड़ी ना है, तो नॉर्मल पढ़ रहे हो आप। तो अधूरा ज्ञान का यही थोड़ा सा नुकसान है। आएगा, आएगा। और क्या आएगा बोलो भाई, बता बेटा, कितने घंटे सोए हो। सॉरी सर, कल से ही कॉल सेंटर छोड़ेंगे। ठीक है कितने घंटे सोए हो, चलो हाँ बोलो ना। अरे और क्या आएगा, मैं कुछ और पूछ रहा था अभी। हाँ, और क्या आएगा बेटा डिसॉल्व हो करके ब्लड में, और क्या रहता है डिसॉल्व फॉर्म में। हाँ बेटा, न्यूट्रिएंट्स। हाँ, तो ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। शुगर के अलावा, शुगर भी एक न्यूट्रिएंट है, और भी न्यूट्रिएंट होगा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह हो सकते हैं। हाँ, और हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ब्लड में डिसॉल्व रहता है। और आप लोग एक चीज भूल रहे हो जिसके कारण किडनी काम कर रहा है, यूरिया। उसी को भूल रहे हो जिसको बाहर निकालना है यूरिन से, है। मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि चाय आप छान रहे हो और चाय पत्ती ही, चाय ही ना आए, सिर्फ पानी पानी आ जाए, चाय का कोई स्वाद ही ना हो, वैसी टाइप का हो गया। चाय में चाय पत्ती का स्वाद नहीं रहेगा तो चाय थोड़ी ना, वो गर्म पानी है वो, है ना, शक्कर वाला या नमक वाला। हाँ, और क्या होगा, हाँ बोलो, और क्या होगा भैया, और क्या हो सकता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं बेटा, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है। हाँ चलो, और क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ हाँ बोलो, बोलना बेटा। हैं,
हाँ वो न्यूट्रिएंट्स में आ गया ना बेटा। और पिगमेंट्स, विच पिगमेंट? बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट होगा क्योंकि आगे क्या बनने वाला है? यूरिन। और यूरिन का कलर क्या होता है? लाइट येलो कलर होता है, ठीक है। तो जो येलो कलर होता है वो कहाँ से आता है? तो वैसे ही चाय का कुछ तो कलर होगा, कहाँ से आता है? चाय पत्ती का ही पिगमेंट होता है। चलो और कुछ होगा, और कुछ इंग्रेडिएंट इसमें, ठीक है। अगर मेडिसिन अगर आप खाते हो, एंटीबायोटिक्स कहेंगे सर, अरे ड्रग्स, कोई सा भी ड्रग्स, सीधा ड्रग्स, ठीक है। कोई सा भी जो भी आप दवाई खाते हो वो भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना? तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड में, ये सारी चीजें इसी फ्लूइड में होगा जो आया है। तो अब ये क्या बन गया बेटा? ब्लड से नीचे फिल्टर हो गया। अब ये क्या है? ये फ्लूइड। हाँ बेटा, नहीं इसको क्या बोलोगे इस लिक्विड को जो कि बाहर निकलना है बॉडी से, क्या बोलोगे उसको? हाँ बेटा, ये फिल्टर हो गया ना बेटा, ये तो फिल्टर होके नीचे आया है। तो अभी जो नेफ्रॉन है, ये इस नेफ्रॉन में जो फ्लूइड आया है उसको आप क्या बोलोगे? यूरिन। ये यूरिन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये यूरिन नहीं है, यूरिन अभी नहीं बनेगा। नेफ्रॉन से बाहर निकलने के बाद ही वो यूरिन कहलाता है। उससे पहले ये फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो देखो एकदम बेसिक लेवल का पहले ध्यान रखो, क्या बोलते हैं इसको? फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट कहाँ से आया है? ग्लोमेरुलस से। कहाँ से आया है? ग्लोमेरुलस से। तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके आया है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के कहाँ आया? ये बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, समझ आ रहा है? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट। क्लियर है बात? समझ आया? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट। क्लियर है इतना? ठीक है ना। चलो अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि भाई ब्लड वेसल को क्रॉस करेगा, फिर इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच में जो भी मेम्ब्रेन होगा, फिर उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, पोडोसाइट के बीच से स्लिट पोर को क्रॉस करके फिल्ट्रेट अंदर आएगा। याद आ रहा है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल से क्रॉस करेगा, फिर पोडोसाइट के स्लिट पोर्स से क्रॉस करते हुए फिल्ट्रेट यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा? फिल्ट्रेट में वाटर ही होगा। जैसे चाय में सबसे ज्यादा वाटर होता है, वैसे ही सबसे ज्यादा क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। बाकी सब ट्रेसेस में होते हैं। चलिए देन उसके बाद देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन एंड नॉट एब्जॉर्प्शन? बता बेटा। हाँ बोलो बेटा। कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? अभी तो चालू होगा एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन हुआ है अभी तो फिल्ट्रेशन होकर के नीचे आया है। अब चीजों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो भैया इधर देखो, मैंने आपको बताया से इसके आसपास ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। क्या बोलते हैं उस ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क को? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ही सारी चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी। तो जैसे वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो ये जो वाटर है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब होगा। आयंस होगा, गैसेस होंगे, शुगर होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो हार्मोन जरूरत का है वो होगा। यूरिया अभी नहीं होगा, बाद में होगा। बाइल पिगमेंट ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा है तो भी एब्जॉर्ब होगा। जो ड्रग्स काम का है वो भी होगा, जो ड्रग्स काम का नहीं है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये इन आसपास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब होंगे। तो रीअब्जॉर्ब क्यों बोलते हैं, एब्जॉर्ब क्यों नहीं बोलते? हाँ बेटा, हाँ बोलो। हाँ तो ब्लड वेसल में तो होता है कोई भी चीज एब्जॉर्ब। तो
उसको एब्जॉर्ब ही तो बोलोगे ना। कहाँ? कहाँ हुआ है? ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वाटर, आयंस, ठीक है, गैसेस, शुगर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, यूरिया, पिगमेंट्स, ड्रग्स, ये सब पहले एब्जॉर्ब हो चुके हैं हमारी बॉडी में, पहले एब्जॉर्ब हो चुके हैं। हम जैसे खाना खाते हैं या सांस लेते हैं तो भाई न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पानी पिए तो वाटर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है, एक बार हो चुका है ना, अब वो बाहर निकल गया, फिर से उसको रिब्जॉर्ब, तो मैंने क्या बोला, फिर से उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसलिए री एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो, क्लियर है इतना? अब रीएब्जॉर्प्शन समझ आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, क्या क्या रीएब्जॉर्ब होंगे और क्या क्या नहीं होगा इसको अपन देखेंगे। आप देख सकते हो हेनलीस लूप जो है वो थोड़ा सा क्या है भैया, शुरू में थोड़ा सा मोटा है, फिर बाद में पतला है, ऐसा है। तो ये लूप ऑफ हेनली है। एक एक करके देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखो, तो ये जो हमारा यहां से यहां तक क्या चीज है, पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनली, और यहां से यहां क्या चीज है, डीसीटी। एक्चुअल में पीसीटी और डीसीटी जो है वो काफी बड़े होते हैं, काफी लंबा होता है, अपन यहाँ पर उतना लंबा नहीं दिखाए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर फिल्ट्रेट आया, अब फिल्ट्रेट में क्या क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये फिल्ट्रेट है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो फिल्ट्रेट है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या क्या है बॉडी को, पहले वो एब्जॉर्ब करो भैया। पानी जरूरी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स स्पेशली ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो 100% रीएब्जॉर्ब होगा। अमीनो एसिड भी मैक्सिमम रीएब्जॉर्ब होता है, कुछ अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में, बट ग्लूकोज जो है, जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वो 100% रीअब्जॉर्ब होता है। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में आपको ग्लूकोज यूरिन में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, समझ आ रहा है, सिर्फ डायबिटिक वाले पर्सन में मिलेगा ग्लूकोज, अदरवाइज पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को देखते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा, तो क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज पूरा का पूरा 100% ग्लूकोज पूरा रीअब्जॉर्ब होगा। वाटर जो है पीसीटी से बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग, ये पीसीटी है, यहां से यहां पीसीटी है, तो पीसीटी से 70 to 80% वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। समझ आ रहे हो आप कि नहीं, रीअब्जॉर्ब होगा। गैसेस रीअब्जॉर्ब होंगे, आयंस रीअब्जॉर्ब होगा, तो भाई पानी के साथ में आयंस भी जरूरी है, सॉल्ट्स भी जरूरी है, तो आयंस सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड अदर आयंस, जितना परसेंट वाटर होगा उतना ही परसेंट आयंस और सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो अगर 70 to 80% वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो 70 to 80% आयंस भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर हो रहा है बात? अब पीसीटी का दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या रीअब्जॉर्प्शन के बेसिस पर। पीसीटी जो है, पीसीटी जो है वो काफ़ी लेंदी होता है, पीसीटी काफ़ी हाईली कॉइल्ड, एकदम लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और ये एक स्पेशल टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होता है। ये एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है, दैट इज ब्रश बॉर्डर सिंपल, बोलो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में भी पढ़ोगे,
तो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, पहले सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम समझ लो भाई। जैसे ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, एक सिंगल लेयर का क्यूबॉइडल सेल्स जो होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। अब ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, यहां से एक ऐसा छोटा छोटा, ये नॉट विलाई नहीं है ये, ठीक है, विलाई नहीं है, ध्यान रखना विलाई नहीं है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें ऐसा कुछ आउटग्रोथ जैसा है इसके सेल मेम्ब्रेन पर। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वही आउटग्रोथ बनाता है। सेल मेम्ब्रेन ही एक ऐसा ऐसा लंबा लंबा एक आउटग्रोथ बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इसका और मैं अगर बना दूं एक डायग्राम, तो ये इधर देखो ऐसा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, तो जहां पर भी ऐसा उठाव और नीचे गिरने वाला जो ये सिस्टम बनता है, हमेशा वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए बनता है। तो क्यों यहां पर ये है, ये ब्रश बॉर्डर सिंपल एपिथेलियम का क्या रोल है यहां पर, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। समझ आया, यहां से रीएब्जॉर्ब होगा, चीजें बाहर निकलेंगी, ठीक, क्लियर है बात। तो ये आसानी से चीजों को रीएब्जॉर्ब करके बाहर निकालेगा और ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर मारेगा। इतना समझ आ गया बात, ठीक है। तो ये आसानी से रीएब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके, इसलिए ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा, पीसीटी अगर सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीअब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर, इसीलिए सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाता है पीसीटी में। मतलब वोमेन्स कैप्सूल में जो भी फिल्ट्रेट आया है, जितना भी आया है उसका 70 to 80% वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, 70 to 80% आयंस रीअब्जॉर्ब हो गए, 100% ग्लूकोज एंड अदर जरूरी न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो जाता है। समझ आ रहा है। और बाकी जो काम की चीजें हैं लाइक ड्रग्स, हॉर्मोन्स, ठीक है, पिगमेंट्स, ये भी रीअब्जॉर्ब होता है यूरिया को छोड़ के, यूरिया आगे बढ़ जाता है। समझ आया, यूरिया आगे बढ़ जाएगा पीसीटी में। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें देख लिए पीसीटी का भैया, एक तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, कौन सा होता है, क्यों होता है, दूसरा वो होता है इसीलिए क्या होता है, वो अगर वो हो रहा है यहाँ पर वो प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब सीधी सी बात है बेटा, जितना भी ब्लड आया है, सॉरी जितना भी फिल्ट्रेशन हुआ है, जितना भी फिल्ट्रेट आया है, उसका इतना परसेंट रीअब्जॉर्ब बचा, कितना, 20 to 30% फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है, 20 to 30% फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा। तो भाई कितना ब्लड आ रहा है और एक छोटा सा कैलकुलेशन देखें तो कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हार्ट से जो ब्लड निकलेगा, हार्ट से जो ब्लड निकलेगा, ठीक है, पर मिनट कितना होता है, पर मिनट कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, कितना कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर के अराउंड, 5 लीटर के अराउंड। तो इधर ध्यान देंगे, ये किडनी है और ये अदर ऑर्गन, ठीक है। तो हार्ट से जितना भी 1 मिनट में ब्लड जा रहा है उसका करीब करीब 1/5 किडनी में जाता है। तो अगर हम ऐसा देखें तो बुक के हिसाब से 1100 to 1200 ml पर मिनट ब्लड की सप्लाई होती है किडनी को। कितना, 1 मिनट में 1100 to 1200 ml पर मिनट ब्लड किडनी को सप्लाई किया जाता है। आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है ये, ठीक है। क्यों, फिल्ट्रेशन होना है वहां पर। अब यहां देखेंगे बेटा कि अब ये जो फिल्ट्रेट हो रहा है, ये जो फिल्ट्रेट हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनेगा। तो ये जो ब्लड आ रहा है, तो मैं इसको ना थोड़ा दूसरे कलर से कर रहा हूं। अब जो फिल्ट्रेट बनेगा, अब जो फिल्ट्रेट बनेगा, इधर देखो छोटा सा कैलकुलेशन है।
अब जो फिल्ट्रेट बना, अब जो फिल्ट्रेट बना, तो ये फिल्ट्रेट कितना होगा, 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनेगा? अरे बेटा, जितना ब्लड आएगा क्या वो पूरा का पूरा फिल्ट्रेट बन जाएगा? नहीं। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जो भी ब्लड आ रहा है उसका 55% प्लाज्मा होता है। ठीक, समझ आ रहा है बात? 55% प्लाज्मा। तो अगर 1 लीटर अगर आ रहा है फॉर एग्जांपल ब्लड, तो उसमें प्लाज्मा कितना है भैया? 55% मतलब 550 ml। 1100-1200 के हिसाब से देखें तो 600 ml। 600 ml प्लाज्मा है, उसमें 7 से 8% तो प्रोटीन होता है जो कभी फिल्टर नहीं होने वाला। ठीक है, तो भैया कितना हो गया? 500 ml ले लो। क्या 500 ml का पूरा पानी नीचे आ जाएगा क्या? है तो बचे, ब्लड को फ्लो भी तो कराना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही थोड़ा सा ही पानी नीचे आएगा, है ना? तो कितना होता है? करीब करीब 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बनेगा। समझ रहे हो ना इतना कम क्यों बनेगा? क्योंकि भाई ब्लड का प्लाज्मा ही 55% होता है, उसका फिर प्रोटीन आपको 7 to 8% मिलेगा। देन उसके बाद ब्लड फ्लो होने के लिए कुछ पानी भी उसमें रहने देना है, इसलिए थोड़ा सा ही वाटर नीचे आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कितना फिल्ट्रेट बनेगा भैया? 1 मिनट में 125 ml पर मिनट। ठीक है, लेकिन अब इस फिल्ट्रेट से यूरिन बनेगा, तो इस फिल्ट्रेट से यूरिन बनेगा। ठीक है, तो मान के चलो कि जितना भी फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% यूरिन बनने वाला है। तो 125 ml का 1% कितना होगा? तुम लोग किराना दुकान में जाओ बेटा, 12.5। हाँ हाँ, तो फिर कितना होगा? 1.25 ml पर मिनट। तो अगर आप देखोगे तो, अगर आप यहां पर देखोगे तो फिल्ट्रेट से जो यूरिन बन रहा है खाली 1% फिल्ट्रेट का खाली 1% यूरिन बन रहा है, और बाकी का 99% रीएब्सॉर्ब हो जा रहा है। इसी को हम आगे देखेंगे। अभी वो रीएब्सॉर्प्शन होगा। तो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट कितना होगा? 99% फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब बाय किडनी। किडनी में ही 99% फिल्ट्रेट को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो कौन कौन से पार्ट में क्या क्या रीएब्सॉर्ब होगा अपन देखेंगे। तो ये हो गया पार्ट्स, देखते हैं अपन। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, चलो अब इधर देखो, पीसीटी जो है मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन यही हो जाता है। तो मैंने यहां पर बताया है क्या कारण है मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन का। एक तो इसका लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सरफेस एरिया ऑफ रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा 70 to 80% वाटर एंड आयंस एंड सॉल्ट्स। बंद ही कर दो, ठंडी लगी, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। क्लियर है बेटा? 100% शुगर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। और बाकी मैंने बताया जो हार्मोन गैसेस जो जरूरत की वो होगा, और कुछ हार्मोन जो है जो जरूरत की नहीं है, जो ब्रेक डाउन हो चुका है बॉडी के द्वारा, यूटिलाइज हो चुका है, तो यूटिलाइज्ड हार्मोन बॉडी से बाहर रिमूव होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे प्रेगा न्यूज आप लोग जानते होंगे।
प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो प्रेगा न्यूज में क्या डालते हैं, यूरिन के ड्रॉप्स डालते हैं। तो यूरिन के ड्रॉप्स डालते हैं तो यूरिन में एक हार्मोन होता है एचसीजी, वो एचसीजी से कंबाइन होने का एक केमिकल रहता है उस स्ट्रिप में, ठीक है। तो जैसे ही वो केमिकल के साथ अगर एचसीजी कंबाइन हुआ तो वो केमिकल कलर चेंज कर देगा, इससे प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मालूम चल जाएगा। समझ आ रहा बात। तो यूरिन में वो हार्मोन होगा तभी तो वो रिएक्ट करेगा ना उस केमिकल के साथ में, तो हार्मोन भी रिमूव होता है यूरिन से। मेडिसिन्स, जो मेडिसिन मेटाबोलाइज हो गया, यूज हो चुका है, वो यूरिन से बाहर निकलेगा, ठीक है। क्लियर है, चलो। देन उसके बाद लूप ऑफ हेनली में क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये किसके लिए परमेबल होता है, परमेबल फॉर वाटर एंड impermeable for salts like sodium chloride. Ascending limb किसके लिए परमेबल होता है, एंड नियरली impermeable फॉर तो आप देख सकते हो कि भैया 70 से 80% वाटर तो यहीं रीअब्जॉर्ब हो गया पीसीटी से। नीचे आया तो लूप ऑफ हेनली वाटर के लिए परमेबल है तो और पानी बाहर निकलेगा, है ना कि नहीं, ऐसा है ना। ये इसी में तो हो रहा है, समझ आ रहा है। पेरिटिबुलर कैपिलरी है। चलो, तो ये कहां से निकल रहा है भैया, ये यहां से क्या निकल रहा है, वाटर, यहां से क्या निकल रहा है, सॉल्ट। चलो, क्लियर है इतना। तो हम लोगों ने ये देखा पीसीटी में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक। लूप ऑफ हेनली में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा, नीचे क्या रीअब्जॉर्ब होगा, और अपर में क्या रीअब्जॉर्ब होगा, जिसके लिए परमेबल होगा वे रीअब्जॉर्ब। बेटा इधर देखो, वहां मत देखो, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं डीसीटी में। तो डीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब होगा, डीसीटी में मेनली कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीसीटी में क्या होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ये भी काफी बड़ा होता है, काफी लंबा होता है ये टिब्यूल। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल लगभग लगभग आता ही है। अब ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्या है सो समझेंगे। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में दो तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। बाय एडीएच, और दूसरा बाय एल्डोस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन है, ठीक है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन दो हार्मोन के द्वारा फुलफिल किया जाता है, एक एडीएच हार्मोन और दूसरा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एडीएच जो रहता है वो कहां से आता है, बोलो, हाँ बोलो। अभी भी मैं ऐसे ही करूंगा, लिखो। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां से आता है, कहां से बनता है ये, हाइपोथैलेमस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो रिलीजेस टू हार्मोन, लिख लिया रहो, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो दो हार्मोन रिलीज करता है ये, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो बोलो एडीएच कहां से रिलीज हुआ,
रिलीजेस फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कहां से आता है बेटा? वो एड्रिनलिन है बेटा, एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनल आता है। ये कहां से आता है? एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? एड्रिनल मेडुला क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड इज अ सुप्रारीनल ग्लैंड, इट हैज टू पार्ट्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और ये एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन आते हैं, उसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, लिखते चला करो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते चला करो। जितना चीजें आप लिखोगे, सुनोगे, बोलोगे, याद करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा समय तक याद रहेगा। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बनते हैं, उसको भी लिख लेना, ऐसे हेडिंग ऊपर में लिख लिया करो। ठीक है, ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। अभी आगे आएगा, अभी से पढ़ लो। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में भी अपन देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड का 2 पार्ट है, एड्रिनल मेडुला जो बीच में होता है और आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बनता है, एक एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स, दैट इज सेक्स हार्मोन्स। एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बना, पहला एल्डोस्टेरॉन, दूसरा कॉर्टिसोल, तीसरा सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन्स। क्लियर है बात? तो 3 जोन होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। इसमें से सबसे आउटर मोस्ट जोन से क्या बनेगा? एल्डोस्टेरॉन। क्लियर है? तो एल्डोस्टेरॉन कहां से बनेगा? आउटर जोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, चलो हो गया। तो ये एडीएच जो होता है वो वाटर रीअब्सॉर्ब कराता है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सॉल्ट एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। यहां पर लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है नीट में। तो एडीएच क्या करेगा? मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, मैं इसको शॉर्ट करके इधर कर रहा हूं। तो एडीएच क्या करेगा? हेल्प्स इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, हेल्प्स इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन। कहां से? डीसीटी से, फ्रॉम डीसीटी। और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? हेल्प्स इन सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन। मेनली ये सॉल्ट का करता है, फ्रॉम डीसीटी। ये दोनों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं नीट के, बेहद महत्वपूर्ण। समझ आ रहा है कि नहीं? एडीएच कहां से आ रहा है, तो क्यों आते हैं? जरूरत के हिसाब से। तो ये क्या है बेटा? कंडीशन के हिसाब से। अगर बॉडी में पानी की कमी हुई, सॉल्ट की कमी हुई, तो ये एक कंडीशन है ना। तो इस टाइप का अगर कंडीशन बनता है बॉडी में, पानी की कमी है, सॉल्ट की कमी है, तो कंडीशन के हिसाब से ये हार्मोन आएंगे और डीसीटी में एक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अपन बाद में देखेंगे। एक्ट करेंगे और यहां से वाटर एंड सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करवाएंगे। क्लियर है? चलो देन आते हैं डीसीटी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी यहां से रीअब्सॉर्ब किया जाता है, सॉल्ट्स, आयंस। ठीक है, तो क्या क्या निकलता है यहां से? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना।
यहां से क्या क्या निकलता है भैया? वाटर भी निकलता है, सॉल्ट्स भी निकलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिया भी यहां से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिया भी निकलता है। देखो अभी तक हम लोगों ने यूरिया का कहानी देखा ही नहीं है। यहां से यूरिया आया, हमने देखा था यूरिया भी फिल्टर होके आएगा क्योंकि इसको रिमूव करें, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो यूरिया आया आया आया, यहां कहीं भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया भी बाहर निकलता है। समझ आया? चलो, तो रीअब्सॉर्प्शन समझ आ गया? क्लियर हो रहा है? तो पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? मैक्सिमम चीज। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में क्या होगा भैया? क्या बाहर निकलेगा? वाटर यहां से बाहर निकलेगा। असेंडिंग लिम्ब से क्या बाहर निकलेगा? सॉल्ट बाहर निकलेगा। डीसीटी में क्या हो रहा है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है दो हार्मोन के द्वारा, एडीएच और एल्डोस्टेरोन से। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ध्यान रखना। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, और साथ में जरूरत पड़ने पर यूरिया भी बाहर निकलता है टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया बाहर निकाला जाता है। जनरली कई लोग ये सोचते हैं या याद नहीं रहता है कि भैया यूरिया को तो पूरा बाहर निकालना है, बट ध्यान रखना यूरिया जो है उसको कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। मैंने आपको ये भी बताया है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या था शुरू में? फिल्ट्रेशन नहीं बेटा, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। सॉल्ट एंड वाटर मैनेजमेंट को ही ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। बॉडी का वाटर एंड सॉल्ट मैनेजमेंट को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। समझ आ रहा बात? सेकेंडरी उसका फंक्शन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। तो एक्चुअल में आप देख सकते हो जिस यूरिया को पूरा बाहर निकालना चाहिए उसको वापस ये यहां डाल दे रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। समझ आया? तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना। समझ आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है और वहीं धसक जाते हैं अपन। तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया। सेलेक्ट, अब क्या आएगा बेटा? इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं? क्या रीअब्जॉर्ब करना है और क्या आगे बढ़ने देना है, इसका सिलेक्शन होता है, इसीलिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। चलो देखो यही बस है थोड़ा समझने के लिए, बाकी और एक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, दो ही टॉपिक है। ठीक है, और तीसरा काउंटर करंट। अगर इतना समझ आ जाएगा तो काउंटर करंट भी समझ आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो अपन क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब एक सवाल, बस एक सवाल का बस आंसर ध्यान रखना, व्हाई ट्यूबुलर सिक्रेशन इज इंपॉर्टेंट? बोलो, व्हाई ट्यूबुलर सिक्रेशन? आप पढ़ तो लोगे लेकिन इसका मतलब क्या है? रीअब्जॉर्प्शन समझ आ गया, बॉडी में जरूरत है, सब चीज बाहर नहीं जाने दे सकते, ना पानी ना खाना। ट्यूबुलर सिक्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है आयोनिक बैलेंस करना एंड पीएच बैलेंस करना। समझ आ रहा है? ब्लड एंड यूरिन का आयोनिक एंड पीएच मेंटेन करने के लिए ही ट्यूबुलर सिक्रेशन किया जाता है। सिंपल, एक लाइन में ध्यान रखना। बाकी वो क्या बाहर निकाल रहा है, कहां से बाहर निकाल रहा है, वो एक याद करने वाली चीज है। समझ आया? तो ट्यूबुलर सिक्रेशन इज फॉर आयोनिक एंड पीएच बैलेंस। ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.8। मर जाएंगे आदमी। 7.8, 7.3, 7.4, बस ये 10 का ही आगे पीछे होता है। अगर 7.5 को क्रॉस कर लिया तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं लोग इतने पीएच में, या 7.2 या उससे नीचे आ गया तो भी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। समझ रहे हो आप पीएच कितना इंपॉर्टेंट है? और पीएच मेंटेन करने का काम किडनी का होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसी को ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना बोलते हैं, ऑस्मोस। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए। जैसे भाई कोई बहुत ज्यादा नमक खा लिया, कोई बहुत ज्यादा नमक खा लिया, तो अब मुझे बताओ कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी ब्लड का? आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर हो गया ना?
ऐसे सोच के क्यों बोल रहे? अच्छा हाँ हाँ। तो भाई ऑस्मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज वाटर यहाँ पर, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्ट। जो आप नमक खा रहे हो, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोलैरिटी, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर पानी कम हो जाएगा तो भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो भी दोनों में दिक्कत है ना। समझ आ रहा बात? पानी कम होना भी दिक्कत है, ज्यादा होना भी दिक्कत है, सॉल्ट कम होना दिक्कत है और ज्यादा होना भी दिक्कत है। तो ऑस्मोलैरिटी से जो रहता है वो आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण पीएच डिस्टर्ब होता है। चलो, तो अब यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि ये बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूँ बेटा, जिसको आप लोग समझते नहीं हो। इस चैप्टर में एक ही दो चीजें होती है जो थोड़ा सा समझने के लायक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब होता है जो ट्यूब्यूल्स है हमारे, लाइक पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो जब भी ये जो फिल्ट्रेट है ना बेटा, ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में अगर में भी कोई आयंस कम या ज़्यादा हो गया, नेगेटिव आयंस कम हो गया या ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव आयन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेट ही आगे चल के यूरिन बनेगा। फिल्ट्रेट यहाँ पर है ना, मैं यहाँ एफ लिख रहा हूँ, ये भी फिल्ट्रेट है, एफ फॉर फिल्ट्रेट, ये भी एफ फॉर फिल्ट्रेट, एफ फॉर फिल्ट्रेट, एफ फॉर फिल्ट्रेट, यहाँ भी फिल्ट्रेट है। कलेक्टिंग डक्ट जब आगे जाता है तब जाकर के वो यूरिन बनता है। तब तक जितना खींचना है, छोड़ना है, सब काम हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद फिर वो यूरिन बनता है। एक बार बाहर निकला कलेक्टिंग डक्ट से आगे, फिर वो यूरिन है। तब तक वो क्या है? फिल्ट्रेट है, बस छना हुआ फ्लूइड, ठीक है। चलो, तो अगर यहाँ पर कोई भी आयोनिक इम्बैलेंस होता है, मे बी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कम हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया कम हो गया, तो ये जो ट्यूबुलर सेल्स है, दे आर ट्यूबुलर सेल्स। ट्यूबुलर सेल क्यों बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल है। ये क्या करते हैं बेटा? दे सीक्रेट आयंस, दे सीक्रेट आयंस। कौन कौन सा आयंस? हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ब्लड में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन भी होता है। हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसके कारण H2CO3 बनेगा, SCO3 माइनस होता है, तो कई बार SCO3 माइनस बाहर गया, SCO3 माइनस बाहर गया, याद आ रहा है? आरबीसी से बाहर निकलता है। इफ्लक्स या इनफ्लक्स, ये बताइए। इफ्लक्स, आरबीसी से बाहर गया प्लाज्मा में, इफ्लक्स। अब उसके लिए सोडियम क्लोराइड कम है, तो बाइकार्बोनेट आयन, नेगेटिव चार्ज आयन पड़ा रहेगा, तो भाई वो ब्लड का पीएच खराब करेगा। तो क्या करेंगे? उसको फिल्टर करके बाहर करो उसको। समझ आ रहा है? तो नेगेटिव चार्ज आयन ज़्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करना है। H प्लस NH3 K प्लस को सिक्रीट कराया जाएगा ताकि आयोनिक बैलेंस कराया जा सके, और आयोनिक बैलेंस होगा तो पीएच मेंटेन होगा, पीएच बराबर में आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं? है ना? तो अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन है, तो भैया ये पॉजिटिव चार्ज आयन बाहर निकला तो उस नेगेटिव को बैलेंस किया जाएगा। इसको आयोनिक बैलेंस बोलते हैं। और आयंस बैलेंस होंगे तो पीएच मेंटेन होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ भी किया जाता है, यहाँ पर भी सेम आपको वैसे ही किया जाएगा। क्या क्या सिक्रीट करेंगे भैया ये लोग? H प्लस, K प्लस, NH3, ठीक है, H प्लस, K प्लस, NH3। कभी कभी HCO3 माइनस को रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है, क्योंकि HCO3 माइनस मेनली कहाँ जा करके वो ब्रेक डाउन होगा? लंग्स में। SCO3 माइनस जो है वो मेनली कहाँ जाना चाहिए? लंग्स में। लंग्स में जाएगा तो H2CO3 बनेगा, H2CO3 से H2O प्लस CO2 आरबीसी में, और CO2 आरबीसी से एल्विलाई में। कुछ याद आ रहा है? पढ़ते ही नहीं है ना, कहाँ से याद रहेगा? को रिलेट करना नहीं सीखोगे तो जो आपका 90 में से जो लास्ट का 10 क्वेश्चन है वो कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे।
80 क्वेश्चन आप खींचतान करके बना लोगे, लेकिन सारे चैप्टर को जब तक आप को रिलेट करके नहीं समझोगे तब तक लास्ट के 10 क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। अधिकतर बच्चे 80 क्वेश्चन तक बना लेते हैं, बाकी 80 के बाद जो होता है ना वो को रिलेट वाले क्वेश्चन होते हैं। वो अभी से समझते हुए आप करोगे तभी चीज़ों को आप रिलेट करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला होता है। तो 80 तक के तो आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद ही तो मेन आपको रैंक तभी मिलेगा ना, जब 80 से ज़्यादा बायो के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तभी तो आपको अच्छा रैंक मिलेगा। रैंकिंग तो 80 के बाद ही आएगा, समझ आ रहा है? तो भैया आप मान के चलो कि 80 क्वेश्चन सही कर लेते हो, कितना नंबर मिलेगा? 8 चौक 32, 320 नंबर। लेकिन आपके 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन गलत भी तो होंगे, मे भी 10 क्वेश्चन गलत हो, कितना आ गया? 310 ही आया। कितना आएगा? 310 ही आएगा ना, पूरा ही भी सॉल्व कर लिए तो। समझ आ रहा है? लेकिन आपका सिलेक्शन और एक अच्छा रैंक तभी आएगा जब आप 220-230 को क्रॉस करोगे। वो तभी हो पाएगा जब आप 85 क्वेश्चन आराम से सही करोगे, मिनिमम उतना करोगे। तो 80 के बाद जो 5 क्वेश्चन है एक्चुअल में आप उसी के लिए क्लास आओगे बस। 80 तक तो आप आराम से कर लोगे अगर मेहनत करोगे तो भाई, तो 80 क्या 60 भी नहीं हो पाता है। तो 5 क्वेश्चन को ही आपको क्लास में सीखना है, टेस्ट में गलती करके सीखना है। समझ आ रहा है? और 5 आपकी स्ट्रेटेजी के थ्रू बनेगा, तो 90 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 80 जो है नॉर्मल तरीके से, 5 आप जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हो, थोड़ा सा अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो, और 5 क्वेश्चन वो आप अपना आपका टैलेंट है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो। कई हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन होता है, 3 ऑप्शन नहीं पता है, 1 पता है, हो सकता है वही आंसर हो, तो ये हिट एंड ट्रायल होता है। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं। समझ आ रहा है? आप लोग जब टेस्ट में करते हो ना तो कई बार मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो आपको नहीं मालूम है, लेकिन कई लोग आके मेरे से नहीं पूछते हैं कि सर ये हम पढ़े नहीं थे। सिर्फ लोग क्या देखते हैं, आंसर देख लिए, हाँ ये तो आंसर था, लेकिन ये नहीं देखते कि 3 ऑप्शन आपने कभी देखा नहीं था। तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे कि भैया ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और यही क्वेश्चन जो होते हैं ना जो आपको रैंक दिलाते हैं। समझ आ रहा है? यही क्वेश्चन आपको रैंक दिलाते हैं बस। तो टेस्ट की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ का भी आपको लगता है तो टीचर से पूछो किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है? चलो, ट्यूबुलर सिक्रेशन समझ आ रहा है बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आयनिक बैलेंस करता है। क्लियर है? ठीक है, चलो।